हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान के भाग 15 के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों कि संविधान के भाग 15 में क्या क्या कहा गया है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने दोस्तों भाग 14 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर वो सब आप नहीं देखें तो जाकर के एक बार देख लीजिए, ताकि भारतीय संविधान के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी। दोस्तों समझ में आ जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं भाग 15 के। तो देखिए दोस्तों, भाग 15 की चर्चा संविधान के कितना से कितना अनुच्छेद में है, तो संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में इसकी चर्चा है। और इसमें किस चीज की चर्चा है दोस्तों? इसमें निर्वाचन आयोग की चर्चा है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की चर्चा है। देखते हैं हम लोग का हर क्षेत्र में इलेक्शन होता है दोस्तों, निर्वाचन होता है, जिससे कि मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं। ये सब का क्या होता है दोस्तों? चुनाव होता है। इसी के लिए ये चुनाव आयोग का गठन किया गया है। एक संगठन बनाया गया, एक आयोग बनाया गया, ताकि चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराया जा सके। इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया दोस्तों? निर्वाचन आयोग की चर्चा है, ठीक है। निर्वाचन आयोग के मतलब एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, एक इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाएगा देश में हर प्रकार की इलेक्शन को कराने के लिए, ठीक है। उसका जिम्मेवार कौन होगा दोस्तों? इलेक्शन कमीशन होगा। उसका सारा प्रोसेस कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा, कि कैसे कैसे चुनाव कराना है, ये सब के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 में। देख लीजिए, 26 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। और 26 जनवरी 1950 में ही हमारा संविधान भी लागू हुआ था दोस्तों, ठीक है। संविधान भी लागू हुआ 26 जनवरी। इसी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। तो इसका गठन हुआ था कब दोस्तों? 1950 में, ठीक है। देखिए निर्वाचन आयोग में सदस्य कितने होंगे? तो दोस्तों जब शुरुआती में इसको बनाया गया था तो सदस्य कितने थे? एक होते थे, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 3 है दोस्तों, ठीक है, 3 है। तो देखिए 2 और सदस्यों को जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा, ठीक है, तोरकोंडे समिति के सिफारिश पर। यह भी बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1950 से लेकर के 1989 तक एक ही रहता था, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन। लेकिन एक आदमी से कंट्रोल नहीं होने लगा दोस्तों, तो संविधान संशोधन करके 2 और लोगों को जोड़ा गया, ठीक है। देखिए कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। और कौन से समिति द्वारा दोस्तों? तोरकोंडे समिति द्वारा, ठीक है, तोरकोंडे समिति द्वारा। तो देखिए अभी वर्तमान में इलेक्शन सदस्यों की संख्या इसमें कितनी है दोस्तों? इसमें 3 सदस्यों की संख्या है। सदस्यों की संख्या टोटल 3 है, ठीक है। इसमें से एक होता है दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयोग, और 2 को बोलते हैं निर्वाचन आयोग, ठीक है। एगो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और इस सब को क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त भी बोलते हैं, निर्वाचन, ठीक है। चुनाव आयुक्त भी बोला जाता है। निर्वाचन का मतलब क्या होता है दोस्तों? चुनाव होता है, ठीक है। अगर निर्वाचन या पूरा शुद्ध हिंदी शब्द अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब होता है चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को क्या बोलते हैं दोस्तों? चीफ इलेक्शन कमीशन। और इन लोग को क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन। तो अभी वर्तमान में इलेक्शन कमीशन में सदस्यों की संख्या कितनी है? 3 है। तो ये 2 कब जोड़ा गया दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन लागू करके जोड़ा गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। ये निर्वाचन आयुक्त जो जितने भी चुनाव आयुक्त है दोस्तों, इन लोग का सिलेक्शन, इन लोग का नियुक्ति कैसे किया जाता है? तो इन लोग की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ये सब की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर होते हैं दोस्तों, ठीक है, उसको कौन नियुक्त करता है? तो उन लोग को नियुक्त करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। और किससे सलाह लेकर के करते हैं? प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। योग्यता इन लोग की कितनी होती है दोस्तों? बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ये सब स्कॉलर आदमी होते हैं, विद्वान होते हैं, ठीक है, बहुत पर ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। इन लोग की योग्यता कितनी होती है? एक सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इन लोग की वैल्यू होती है, ठीक है। कार्यकाल इन लोग का कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। किसका दोस्तों? इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है, चुनाव आयुक्त का। समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए रिटायरमेंट कितनी होती है? 65 साल होती है, 62। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका रिटायरमेंट का कितना होता है दोस्तों? 65 साल होती है। और जो चुनाव आयुक्त होता है नॉर्मल, उसका कितना होता है? 62 साल होता है। आपको समझ में आ गया होगा। एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और बाकी 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? सीएमसी, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन। इसका रिटायरमेंट का एज कितना होता है दोस्तों? 65 साल। और ये इलेक्शन कमीशन का होता है कितना?
62 साल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इन लोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। ठीक है, क्या इन लोग की कोई शपथ होती है? तो इन लोग की कोई भी शपथ नहीं होती दोस्तों, शपथ वाला सिस्टम इन लोग के पास नहीं है, कोई इन लोग का शपथ ग्रहण नहीं होता है। वेतन इन लोग का कैसे मिलता है दोस्तों? तो वेतन इन लोग को संचित निधि के द्वारा मिलता है। संचित निधि से जिसको भी वेतन मिलेगा दोस्तों, उसके वेतन में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, ये सब जितने भी अधिकारी हैं दोस्तों, ये सब जितने भी नेता हैं जो जनता के प्रतिनिधि हैं, इन लोग को वेतन जो भी मिलता है वो संचित निधि के द्वारा मिलता है, इन लोग की कटौती नहीं होती है। ठीक है, इनको कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों? अगर ये इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? तो इन लोग को महाभियोग के प्रतिक्रिया ही द्वारा हटा सकते हैं, महाभियोग द्वारा ही हटा सकते हैं। अब महाभियोग लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? संसद के दोनों सदन से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से बिल पारित कराना होगा दोस्तों। ठीक है, और 2/3 बहुमत से, 2/3 जैसे राष्ट्रपति वाला था दोस्तों, उसी तरह से इसका भी है। ठीक है, 2/3 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होगा, तभी इस पर महाभियोग लगेगा और तभी ये हटेगा, नहीं तो नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, संसद द्वारा, संसद के कौन सा सदन? लोकसभा, राज्यसभा। इसमें विधानमंडल का कोई काम नहीं दोस्तों, विधानमंडल कहाँ पे होता है? राज्य में होता है। तो ये त्यागपत्र अपना किसको जा करके देंगे? अगर इसको त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति को देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये इलेक्शन कमिश्नर का क्या क्या काम होता है, मतलब इलेक्शन कमिश्नर का कैसे कैसे प्रोसेस होता है, उसको नियुक्ति, उसका त्यागपत्र, उसका कार्यकाल, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों, इसके मुख्य कार्य क्या है? देखिए, तो इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य कार्य है चुनाव करवाना। ठीक है, चुनाव करवाना, किसका किसका चुनाव करवाना है? राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं, ये उपराष्ट्रपति का करवाते हैं, लोकसभा का करते हैं, संसद का चुनाव करवाते हैं दोस्तों। लोकसभा राज्यसभा दोनों उसमें आ गया। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल का। विधानमंडल में कौन कौन से आ गए दोस्तों? विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज आप नोट करके समझ लीजिए दोस्तों, मुख्यमंत्री जो भी होता है और जो प्रधानमंत्री होता है उसका दोस्तों निर्वाचन नहीं होता है, उसका क्या होता है? नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नियुक्ति की जाती है, मतलब जितने भी जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं और जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं वो मुख्यमंत्री चुनते हैं। मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं कि प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं और मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, तो इसका भी मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूं दोस्तों, अगर आप चाहें तो उसको जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों, इनका मुख्य काम क्या है? इलेक्शन करवाना। ठीक है, देखिए पीएम तथा सीएम का निर्वाचन नहीं होती है, नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करते हैं? ये राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, अगर आपका वोट ज़्यादा है, आपका विधायक जितना चाहिए उतना है दोस्तों सदन में, तो आप क्या बन जाएंगे? प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। ठीक है, देखिए पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत छोटे मोटे जो चुनाव है वो सबको। ठीक है, लेकिन बाद बाकी जितने भी चुनाव है कौन कराएगा दोस्तों? इलेक्शन कमीशन कराएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन कराएगा, निर्वाचन आयोग कराएगा। ठीक है, इसको चुनाव आयोग भी कहते हैं। निर्वाचन का ही मतलब क्या होता है? चुनाव होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसकी और क्या क्या शक्तियां हो सकती है? ये चुनाव आयोग जो होता है दोस्तों, उसकी क्या क्या शक्तियां होती है, चुनाव आयोग की क्या क्या शक्तियां होती है? तो मतलब जिस क्षेत्र में चुनाव होगी दोस्तों, उस क्षेत्र का, उस जिला का जो डीएम होगा दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो आईएएस अफसर होता है, ठीक है, वो पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। किसके कंट्रोल में आ जाएगा? चुनाव आयुक्त के। चुनाव आयुक्त जैसे जैसे बोलेंगे दोस्तों, उस हिसाब से उसको काम कराना पड़ेगा। ठीक है, तो जानते हैं कि सिर्फ 3 आदमी का बस का बात नहीं है सब जगह चुनाव करवाना। तो इसका इतना ज़्यादा शक्ति होता है दोस्तों कि जिस जगह पे, जिस स्टेट में चुनाव है, तो उस स्टेट में जितने भी जिले हैं और जितने भी जिले के डीएम हैं, तो उस सबको वो बोल देता है कि आपको निष्पक्ष चुनाव करवाना है, कोई धांधली वगैरह नहीं करवाना है। अगर आप पकड़ा गए तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इतना इसका पावर है। और जब चुनाव का समय रहेगा दोस्तों, तो उस समय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब का इसके सामने कोई वैल्यू नहीं रहता है दोस्तों। ठीक है, ये चाहेंगे तो उस सबका सदस्यता रद्द भी कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, जिस क्षेत्र में चुनाव होगा उस क्षेत्र का डीएम पर पूरा कंट्रोल किसका होगा? चुनाव आयोग का होगा दोस्तों। ठीक है, चुनाव आयोग का डीएम पर। ठीक है, डीएम पर होगा दोस्तों। उसके अलावा जितने भी पुलिस है, थाना है, एसपी, डीएसपी, सब पर कंट्रोल किसका होगा? जब चुनाव का समय रहेगा तब। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का होगा। वो जैसे जैसे बोलेंगे वहाँ वहाँ उन लोग को जाना पड़ेगा और उस हिसाब से सुचारू ढंग से एक चुनाव करवाना है। ठीक है, और उस समय पूरा जिला का कंट्रोल किसके हाथ में रहता है दोस्तों? डीएम के हाथ में रहता है। तो डीएम पूरा देख रेख करता है। समझ में आ गया आपको दोस्तों सारा पुलिस डिपार्टमेंट। इस समय पीएम और सीएम क्या हो जाते हैं? शक्ति विहीन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो पर्चा भरवाना लिखे हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या है? देखिए कोई भी अगर चुनाव लड़ रहा है दोस्तों, ठीक है, तो उसको एक पर्चा भराना होता है कि हाँ हम चुनाव लड़ना चाहते हैं,
ये देखिए ये मेरा क्राइटेरिया है, ये इतना हम पढ़े लिखे, इतना मेरे पास संपत्ति है, हम इस तरह काम करेंगे। ये पर्चा भर के देना पड़ता है किसके पास? ये डीएम के पास देना पड़ता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा करके इसे खड़ा, जिस जिला का जिस जिला में चुनाव है, जहाँ से जो खड़े होते हैं उस हिसाब से, जैसे जहाँ मुख्यमंत्री है, जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी अपना एक डिस्ट्रिक्ट भी तो होगा, तो उस डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे दोस्तों, डीएम के पास, और जाके खड़े होके वो क्या करेंगे, ये जाके पर्चा भरवाएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो वो भी कहाँ जाएंगे? डीएम के पास जाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, और जा करके वो खड़ा होकर के देंगे अपना पर्चा कि लीजिए मेरा पर्चा को आप स्वीकार कीजिए, ये अपना जाकर बायोडाटा लिख करके देंगे, ठीक है। देखिए वोटर आईडी कार्ड बनाना वगैरह का जो भी होता है दोस्तों, ये वोटर आईडी कार्ड वगैरह कौन बनवाता है? तो ये चुनाव आयोग ही बनवाता है दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड वगैरह जितना भी है, ठीक है। चुनाव चिन्ह प्रदान करने का अधिकार किसको है? तो वो भी निर्वाचन आयोग का है, ठीक है। आचार संहिता लागू करवाना दोस्तों, देखिए जब भी कहीं पे चुनाव होता है दोस्तों, तो ये 48 घंटा पहले आचार संहिता लग जाता है, ठीक है। आचार संहिता किसको कहते हैं ये समझ लीजिए। देखिए उस समय कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा, कोई नेता मंत्री कोई भी प्रचार नहीं कर सकता है जब आचार संहिता लागू हो जाता है तब, ठीक है। तो उसका मतलब कोई भी अपना कोई हरकत नहीं कर सकता है, किसी तरह का कोई हरकत नहीं कर सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 325 क्या कहता है कि पहचान पत्र की चर्चा है दोस्तों, मतलब पहचान पत्र के आधार पर किसी पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये इस जाति का है तो इसका पहचान पत्र नहीं बनेगा, वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, ये ऊंचा जाति का है तो इसका बनेगा, नीचा कास्ट वाला का नहीं बनेगा, ठीक है। तो जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर देखिए कोई भी होते हैं ना कि इस जगह से है दूसरा जगह से है तो आपका नहीं बनेगा, आपका वोटर कार्ड नहीं बनेगा, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होगा, जिस जगह से है जहाँ पे आपको वोटर कार्ड बनाना है वहाँ आपको बनेगा ही। आपका जाति देख करके, आपका लिंग देख करके, आपका जन्म स्थान देख करके ऐसा नहीं करेगा कि आपका वोटर कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो केस हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 326 में क्या कहा गया दोस्तों? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। पहले मतदान की आयु कितनी हुआ करती थी? 21 साल, अभी कितना कर दिया गया उसको? 18 साल कर दिया गया है। और ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत 18 साल कर दिया गया दोस्तों? तो यही 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 327 में क्या कहता है? संसद और विधानमंडल के निर्वाचन संबंधित कानून बनाने के अधिकार किसके पास है? ये देखिए संसद के पास है, ठीक है। संसद और विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और राज्य के निर्वाचन मंडल के कानून बनाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? तो वो विधानमंडल के पास है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? संसद और विधानमंडल के निर्वाचन संबंधित कानून बनाने के अधिकार संसद के पास है, और किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन संबंधित शक्ति किसके पास होता है? तो वो विधानमंडल के पास होता है, ठीक है, विधानमंडल के पास होता है। और अनुच्छेद 329 क्या कहता है दोस्तों? निर्वाचन संबंधित जितने भी मामले हैं उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस नहीं कर सकते, मतलब कोई भी न्यायालय में जाकर के उसका केस नहीं कर सकते, न्यायालय उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा दोस्तों। निर्वाचित संबंधित जो भी कानून है उस पर केंद्र मतलब उस पर कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये थी दोस्तों संविधान के भाग 15 की संपूर्ण जानकारी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सब कुछ आसानी से समझ में भी आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आए तो दोबारा आप देख लीजिए ताकि आसानी से आपको समझ में आए। थैंक यू।